gestation is the period of development of baby. बेबी के डेवलपमेंट का फेज है। बेबी जो डेवलप कर रहा है मदर के वूम में, मदर के यूट्रस में, उसको जेस्टेशन कहते हैं, इनसाइड यूट्रस, जैसे हॉस्ट्रा या गोल्डी रहेगी। अब ये जेस्टेशन पीरियड जो है वो होता है नियरली 9 मंथ्स का, ह्यूमंस के केस 9 मंथ्स, 7 डेज कम या ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड रहेगा। और ये जेस्टेशन पीरियड होते होते बेबी जो है बॉडी के सारे वाइटल स्ट्रक्चर्स डेवलप कर चुका होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नियरली एक दिन के अंदर अंदर, यानी कि 30 आवर्स और 28 आवर्स के अंदर अंदर फर्स्ट डिवीजन हो जाता है। फर्दर अगर हम बात करें फर्स्ट वीक के अंदर अंदर, फर्स्ट वीक के बाद, यानी कि फर्स्ट वीक के अंदर अंदर तक हमारे पास जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हो गई होगी। उसके बाद सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज न्यूरल ट्यूब, बैकबोन बन जाएगी, न्यूरल ट्यूब बन जाएगा। बैकबोन की फॉर्म में नोटोकॉर्ड की बात कर रहे हैं, नोटोकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद न्यूरल ट्यूब बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास सेकेंड मतलब वीक के अंदर अंदर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए होंगे। उसके बाद हार्ट का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि न्यूरल स्ट्रक्चर और पंपिंग ऑर्गन होना सबसे पहले जरूरी है। तो फिर फर्दर गोनाडियल स्ट्रक्चर्स और अदर स्ट्रक्चर्स बनना शुरू होंगे और बेबी डेवलप करता जाएगा और 9 मंथ्स में सारे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे। और जेस्टेशन पीरियड खत्म होते ही बेबी के बर्थ का टाइम आता है एंड द प्रोसेस ऑफ बर्थ ऑफ बेबी कॉल्ड एज पार्चुरेशन। Parturition is the process of taking birth by baby. बच्चे बर्थ जो है थ्रू वेजाइनल एरिया, यानी कि वेजाइनल ओरिफाइस से बेबी का बर्थ होना, तो इसके लिए प्रॉपर बॉडी मैकेनिज्म रिक्वायर्ड होता है। तो जब बेबी फुली डेवलप हो जाता है वो एक स्टिमुलस की तरह काम करता है, उसके मूवमेंट जो है वो स्टिमुलस की तरह काम करते हैं। एंड यस, प्लेसेंटा इटसेल्फ, प्लेसेंटा जो है, जो फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा है, वो भी एक स्टिमुलस की तरह काम करेगा और एक रिफ्लेक्स को इनिशिएट करता है। तो बच्चे पार्चुरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, और ये रिफ्लेक्स जो है वो इनिशिएट करता है फुली डेवलप्ड बेबी एंड प्लेसेंटा इटसेल्फ। फुली डेवलप्ड बेबी एंड प्लेसेंटा, जब ये स्टिमुलस की तरह काम करते हैं और बॉडी में, ब्रेन के पास मैसेजेस पहुंचाते हैं, तो अल्टीमेटली पिट्यूटरी एज अ रिस्पांस ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के दौरान ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, तो इट फर्दर रिलीजेस ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। ऑक्सीटोसिन इज अ मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन एंड चाइल्ड बर्थ हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब ऑक्सीटोसिन के प्रेजेंस की वजह से ब्रीथ एरिया में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। मायोमेट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से बेबी जो है वो बर्थ लेना शुरू कर देगा, यानी कि बेबी का इजेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है बच्चे धीरे धीरे इनिशिएट होता है और वेव की फॉर्म में बढ़ता जाता है, ठीक है। तो बच्चे अगेन पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग बर्थ, और बच्चे इसके दौरान फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का रिक्वायरमेंट होता है जो फुली डेवलप्ड चाइल्ड और प्लेसेंटा जो है वो इनिशिएट करते हैं। और इनिशिएशन के बाद ब्रेन के पास जो मैसेज जाता है उसकी वजह से
ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है विच इज अ चाइल्ड बर्थ हार्मोन एज वेल एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। तो बच्चे चाइल्ड बर्थ हार्मोन यूट्रल एरिया में यानी कि मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कर देगा। तो बच्चे इनिशियली जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो वो एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है यूट्रल एरिया में। तो बच्चे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस करवाने के बाद जैसे ही वो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होंगी वो खुद एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम करेंगी और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जाएगा, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन और ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ने खुद स्टिमुलस की तरह काम किया और ऑक्सीटोसिन को रिलीज किया और फर्दर इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती जाएंगी और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मतलब इनिशियली प्रोसेस जो है वो बहुत ही, जो स्टिमुलस है वो बहुत ही वीक है, कॉन्ट्रैक्शन वीक है, धीरे धीरे वो पीक अटेन कर लेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन इंड्यूसेस मसल कॉन्ट्रैक्शन। और बच्चे सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं चाहिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अलावा फीमेल के प्यूबिक एरिया में एक्सपेंशन होना भी जरूरी है, उसका प्यूबिक सिंथेसिस जो है वो भी रिलैक्स हो जाता है। तो प्यूबिक सिंथेसिस रिलैक्स होने का रीजन ये है कि बेबी को बर्थ लेना है उस रीजन से, तो सर्विकल एरिया थोड़ा डायलेटेड होना जरूरी है। तो सर्विकल एरिया को डायलेट करने के लिए और प्यूबिक सिंथेसिस को रिलैक्स करने के लिए एक और हार्मोन है यहाँ पे, दैट इज रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हमने बात की थी ओवरी और प्लेसेंटा दोनों रिलीज करते हैं। तो रिलैक्सिन हियर रिलैक्सेस प्यूबिक सिंथेसिस ताकि सर्विकल डायलेशन हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले प्यूबिक सिंथेसिस रिलैक्स होगा। ठीक है, नियरली 9 से 12 घंटे का डायलेशन स्टेज रहता है। ठीक है, उसके साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्स जाएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और बेबी जो है वो बर्थ लेना शुरू कर देगा। ठीक है, अल्टीमेटली वो विजाइनल ओरिफाइस के थ्रू इजेक्ट हो जाएगा और बर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पार्चुरेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो अब जब पार्चुरेशन होता है बच्चे तो प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा जो है जो कि बेबी और मदर को कनेक्ट कर रहा है उसका क्या होगा, तो बच्चे प्लेसेंटा जो है उसमें जो सप्लाई रन कर रहा था वो फीटस का कर रहा था, जो डेवलपिंग बेबी है उसी की ब्लड वेसल थी। जब बेबी जो है वो इजेक्ट हो गया तो प्लेसेंटा में ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो जिस वजह से वो प्लेसेंटा जो है वो नेक्रोटिक होना शुरू हो जाएगा, उसमें नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर केस में उस प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल दिया जाता है, प्लेसेंटा को रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। ठीक है, अब पार्चुरेशन के बाद जब बेबी ने बर्थ ले लिया तो बेबी को फर्दर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जरूरी है, तो उसके लिए हम बात करेंगे लैक्टेशन की। तो लैक्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ फीडिंग न्यूबॉर्न बेबी, द प्रोसेस ऑफ फीडिंग न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी को फीड करने के प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं। और लैक्टेशन जो है इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स जो कि पेक्टोरालिस मसल के ऊपर डेवलप हुए हैं और जो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। तो ये मेमोरी ग्लैंड्स जो है अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन दे फॉर्म्स मिल्क। मेमोरी ग्लैंड में मेमोरी लोब्स के अंदर जो एल्वियोलाई थे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर वो मिल्क फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड्स दे फॉर्म्स मिल्क अंडर कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन और वो प्रोलैक्टिन रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन कर रहा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये मिल्क जो रिलीज होता है बच्चे, जो मदर फीड करती है बेबी को, दैट इज रिच इन फैट, फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं इसी केस में, प्रोटीन कैसिन, कैसिन प्रोटीन होता है और शुगर जो होगी वो लैक्टोज होगी। लैक्टोज शुगर, फैट ड्रॉपलेट्स और कैसिन प्रोटीन,
but this milk is poor in iron content and vitamin C content. आयरन एंड विटामिन सी कंटेंट में पुअर होता है, इसमें विटामिन सी बहुत कम होगा और आयरन जो है वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये है मिल्क की कंपोजिशन, जिसमें ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट है और कुछ कंपोनेंट जो स्ट्रिक्टली लैक कर रहा है, कम है। ठीक है, अब बच्चे बात करेंगे लैक्टेशन के केस में फर्स्ट मिल्क के बारे में, दैट इज कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क जो कि मदर के मेमरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं आफ्टर पार्चुरेशन। तो कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट येलोइश कलर्ड मिल्क जो कि आफ्टर बर्थ रिलीज होंगे। एग्जैक्टली आफ्टर बर्थ। ठीक है, अब कोलेस्ट्रम जो है वो इंपॉर्टेंट है न्यूबॉर्न के लिए, क्योंकि बच्चे न्यूबॉर्न जो है वो उसके अपना इंटरनल सेल्यूलर स्ट्रक्चर और इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो डेवलप कर रहा होता है। तो उस पर्टिकुलर केस में इनिशियल स्टेजेस में उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करना जरूरी हो जाती है। तो बच्चे कोलेस्ट्रम जो है वो बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती है पैसिव इम्यूनिटी, provides passive immunity to newborn by giving it IgA antibodies। तो हमारे पास जो एंटीबॉडीज होती है ना बच्चे बॉडी में, वो 5 टाइप्स की होती है। इट इज IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD, जिसमें से सिर्फ एक एंटीबॉडी ऐसी है जो कि सिक्रीटरी कंपोनेंट्स में आ पाती है, वो है IgA। बाकी एंटीबॉडीज जो है उनके पास सिक्रीटरी फैक्टर्स और सिक्रीटरी कंपोनेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो सिक्रीशन में रिलीज नहीं होती। तो IgA क्या करती है, IgA न्यूबॉर्न की बॉडी में जाती है और उसे पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। पैसिव इम्यूनिटी, मैं एक्टिव की बात नहीं कर रही। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें कोई भी चीज हमारे बॉडी के सेल्स को, इम्यून सेल्स को इंड्यूस करके उन्हें एक्टिवेट कर देती है और फिर हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स काम करते हैं। बट पैसिव इम्यूनिटी के केस में क्या होगा, पैसिव इम्यूनिटी के केस में बॉडी जो है उसके सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे, बल्कि हम आर्टिफिशियली सोर्सेस देते हैं। वो सोर्सेस बॉडी में फॉरेन एंटीजन को, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे और किल कर देंगे, थोड़ी देर सर्कुलेट होंगे और उसके बाद खत्म। तो हमारी बॉडी में पैसिव इम्यूनिटी जो है वो किसी भी इम्यून फैक्टर को एक्टिवेट नहीं करता, वो खुद काम करता है और निकल लेता है। एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी खुद काम करती है, खुद मेमोरी बनाती है। ठीक है, तो IgA जो है वो बाय द टाइम, जब तक इनिशियली इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता बेबी का, तब तक वो वहां पे सर्कुलेट होके बेबी को डिजीज से बचाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हेल्थ मीन्स सोशल, फिजिकल और मेंटल वेलबींग, है ना। बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो रिप्रोडक्टिवली या रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स के साथ डील करता है। इट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो एंड बिहेवियरल वेलबींग। तो ये सारे वेलबींग को चेक रखता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इंसान फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, सोशली फिट होना चाहिए और उसका बिहेवियर जो है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। तो बच्चे, बट इस केस में हम बात करेंगे इन एस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में फिजिकल, मेंटली और सोशली एंड बिहेवियरली फिट होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम बात करने वाले हैं कुछ सोशल फैक्टर्स के बारे में, कुछ फिजिकल फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, जो कि रिप्रोडक्टिवली
ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं। तो बच्चे इसमें हमें डील करने हैं सर्टेन फैक्टर्स। मैं स्टार्टिंग से एक बार एक डाटा फ्रेम कर लेती हूँ आपके लिए कि क्या क्या हम चीजें डील करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें बात करनी है पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी जुड़ा है, क्योंकि पॉपुलेशन का बढ़ना मीन्स नंबर ऑफ बेबीज एक पर्टिकुलर फैमिली में बढ़ रहे हैं। तो बच्चे इससे फीमेल हेल्थ, फीमेल जो बर्थ ले रही है 9 मंथ्स बेबी को कैरी कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ठीक है, एक फैमिली में जो है हेल्थ क्रंच तो आएगा, फाइनेंशियल क्रंच, ठीक है, उसके बाद कुछ सोशल इश्यूज वो फेस करेगा, प्रॉपर एजुकेशन ना दे पाना, प्रॉपरली फूड ना दे पाना। तो ये सारे इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ेंगे एक फैमिली लेवल पे भी, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी। तो वर्ल्ड एस्पेक्ट में और कंट्री एस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ सोशल इवेंट्स है जिनके बारे में बात करेंगे। वो सोशल इवेंट्स है चाइल्ड सेक्स एब्यूज, चाइल्ड सेक्स एब्यूज के अलावा फीमेल फीटिसाइड, फीमेल फीटस को किल करना, फीमेल फीटस को किल करना जेंडर डिटरमाइन करने के बाद। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद इसमें हमें बात करनी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की, जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं होते। एंड ये डिजीजेस बच्चे बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है, फिर वो चाहे बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो, तो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। इस चैप्टर में हमें बात करनी है इनफर्टिलिटी के बारे में। तो ये सर्टेन चीजें हैं जिसके बारे में हम डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो किस तरीके से इफेक्ट कर रही है। तो बच्चे पॉपुलेशन जो है वो डिटरमाइन करता है एक पर्टिकुलर एरिया में कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, एक पर्टिकुलर स्पीशीज की कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो पॉपुलेशन बताता है हमें उस एरिया की। ठीक है, तो ह्यूमन के एस्पेक्ट में बात करें तो ह्यूमन के एस्पेक्ट में भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ ह्यूमंस जो एक पर्टिकुलर रीजन में एरिया में प्रेजेंट रहेंगे। तो बच्चे अब पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है एक फैमिली से ज्यादा एक कंट्री को, एक स्टेट को। ठीक है, जिसे प्रोवाइड करना है सारे सोर्सेस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। हमें कितने सारे फैक्टर्स चाहिए, हमें एनर्जी सोर्सेस चाहिए, लाइट चाहिए, वाटर चाहिए, स्पेस चाहिए रहने के लिए, एजुकेशन चाहिए, जॉब्स चाहिए। तो अगर पॉपुलेशन हाई है तो ये सारी नीड्स जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल नहीं कर पाएगी। और साथ ही साथ जहां पे नंबर ऑफ बेबीज ज्यादा होते हैं, फीमेल के केस में नंबर ऑफ बेबीज ज्यादा है, तो वहां पे दिक्कत जो है फीमेल की बॉडी को फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा आती है। वो फिजिकली बहुत वीक हो जाती है, मेंटली बहुत वीक हो जाती है। तो बच्चे पॉपुलेशन ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की केयर, ऑर्गन्स की केयर करना, उसके अलावा मदर एंड बेबी का केयर करना, ये सारी चीजें जो है वो एक बेसिस बनता है पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में। क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो उसे इंक्रीज कर सकते हैं, बट हाँ एक बेसिक आइडिया कि जो नंबर ऑफ बेबी ज्यादा होने की वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे फिजिकली क्या इफेक्ट पड़ता है, मदर और बेबी की केयर कैसे रिक्वायर्ड है। तो बेबी का एक तरह से केयर करना और मदर के केयर करने में ये भी चीज इन्वॉल्व होती है कि बेबी में, फर्स्ट बेबी और सेकेंड बेबी में गैप होना चाहिए कम से कम 3 इयर्स का।
तो ये गैप डिटरमाइन करता है कि मदर को रिकवरी के लिए इतना टाइम चाहिए, बेबी को जो है संभलने के लिए इतना टाइम चाहिए, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ में एक रोल प्ले होता है। तो इसीलिए ये सब चीजों को समझाने के लिए एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया, दैट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये 1951 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके अंडर बहुत सारा काम हुआ। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इसके अंदर हुई, इंक्लूडिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि प्यूबर्टी तक आते हुए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जिन्हें कोई आइडिया ही नहीं होता था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की केयर कैसे की जाए, प्यूबर्टी क्या होती है, क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में, मेंटली कितना चेंज आता है, बिहेवियरली कितना चेंज आता है, वो सोशली कितना डिफरेंट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये सारी चीजें बताना जरूरी हो जाता है प्यूबर्टी स्टेज में, तो स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किए गए प्रोग्राम्स। उसके अलावा मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जैसे चीजों जो है उन्होंने हेल्प किया और बहुत सारा एडवर्टाइज किया ताकि लोग अवेयर रह सके कि फैमिली में खुद को रिप्लेस करने के लिए सिर्फ 2 बेबीज चाहिए, 2 बेबीज चाहिए जो कि सफिशिएंट होते हैं। और अगर एक मदर और फादर खुद को रिप्लेस करने के लिए 2 बेबीज प्रोड्यूस कर रहा है तो ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगा, पॉपुलेशन जो है वो ग्रो नहीं करेगा, वो सिमेट्रिक रहेगा, एक पेज पे रहेगा। ठीक है, तो बच्चे इसके थ्रू, मीडियाज के थ्रू हम दो हमारे दो का ये स्लोगन आपने बहुत जगह सुना होगा, ठीक है, बहुत जगह देखा होगा। तो इस स्लोगन के अंडर बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट की गई और लोगों को बताया गया कि खुद को रिप्लेस करने के लिए 2 चाइल्ड सफिशिएंट होते हैं, ठीक है, जिसे प्रॉपर एजुकेशन भी दिया जा सकता है, प्रॉपर फूड सप्लाई, एनर्जी सप्लाई, सब कुछ प्रोवाइड किया जा सकता है। उसके बाद पोस्ट प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी केयर, केयर प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद की केयर किस तरीके से की जाए, प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी केयर, इसको बताने के लिए लोगों ने अलग अलग एरियाज में ग्रुपिंग की, ठीक है, ग्रुपिंग की, लोगों को बुलाया और वहां पे मीटिंग्स हेल्ड की है ताकि लोगों के व्यूज जाने जाए, एक्सपीरियंस जाने जाए और उनको उन एक्सपीरियंस के थ्रू बताया जाए कि किस तरीके से जो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हार्म कर सकता है और नंबर ऑफ बेबीज ज्यादा होना वो भी हार्म कर सकता है। और इसके लिए उन्होंने एक और फैक्टर को सामने रखा, दैट इज मैरिजेबल एज। तो मैरिजेबल एज जो है वो क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी बात की। तो क्योंकि प्रेगनेंसी अटेन करने के लिए सिर्फ प्यूबर्टी का आना जरूरी नहीं होता, प्यूबर्टी का स्टार्ट होना मतलब प्यूबर्टी का इनिशिएट होना मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अब मैच्योर हो जाएंगे, वो फुली डेवलप कर जाएंगे, बट फुली डेवलप्ड है वो मीनिंग नहीं होता प्यूबर्टी का। तो इनिशियली चाइल्ड मैरिज के केसेस बहुत ज्यादा होते थे, जिसके बाद एक मैरिजेबल एज फिक्स कर दी गई, फीमेल के लिए 18 एंड मेल्स की एज 21, क्योंकि फीमेल की केस प्यूबर्टी जल्दी अटेन हो जाती है, ठीक है, तो फीमेल्स के लिए 18 और मेल्स के लिए 21। तो ये एज फिक्स की गई है जिसके दौरान फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है और डेवलप्ड होती है और बेबी को कैरी करना उसके लिए पॉसिबल होता है, ठीक है। फर्दर एनजीओस ने बहुत सारा काम जो है इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के दौरान किया है। इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के दौरान इन्होंने सारे इनिशिएटिव खुद लिए और हाँ, केसेस को भी हैंडल करते हैं ये लोग, कोई भी ऐसा केस जो कि सोशल इवल से जुड़ा है, ये केसेस भी इन्होंने यहाँ पे देखे हैं इस प्रोग्राम के अंडर, ठीक है। और बच्चे ये प्रोग्राम अब बहुत एफिशिएंटली जाना जाता है। दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम।
तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम जो है वो इस प्रोग्राम का, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का दूसरा नाम है, क्योंकि इसमें सिर्फ फैमिली की प्लानिंग यानी कि हम दो हमारे दो का स्लोगन की बात नहीं करी जाती है, इसमें सारी चीजों के बारे में बात की जाती है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ से जुड़ा है और उसकी केयर से जुड़ा है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये है हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ का एक बेसिक आइडिया। अब बच्चे हमें जो नेक्स्ट बात करनी है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ऐसा क्या फैक्टर्स हैं जिसने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ले आया, क्या चीजें हैं, क्या चेंजेस हुई। ठीक है, तो बच्चे फर्दर फैक्टर्स इफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चे पॉपुलेशन ग्रोथ को सबसे पहले इफेक्ट करता है माइग्रेशन। माइग्रेशन ओवरऑल पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं लाएगा, ठीक है, लेकिन एक बेसिक इंक्रीज एक पर्टिकुलर एरिया में, अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो वहां पे चेंज हो सकता है, एक रीजन लेवल पे बात करें वहां पे चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर कोई एक इंसान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर रहा है तो एक कंट्री में सोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूशन का या उस एरिया में पॉपुलेशन चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। तो माइग्रेशन इज द इनिशियल फैक्टर। एमिग्रेशन यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन को छोड़कर बाहर जाना, माइग्रेट करना दूसरे रीजन में। और इमिग्रेशन यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन में एंटर करना। तो दोनों ही वजह से उस रीजन की पॉपुलेशन में चेंज आएगा। जैसे कि मैंने कहा ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा एमिग्रेशन और इमिग्रेशन से, बट एक पर्टिकुलर रीजन में चेंज आएगा। ठीक है, फर्दर माइग्रेशन के बाद इंक्रीज्ड बर्थ रेट इंक्रीज होना। तो बच्चे बर्थ रेट इंक्रीज होना बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, ठीक है, तो उसने पॉपुलेशन को इंक्रीज किया। हाँ, अब लोग काफी अवेयर हैं इन चीजों के बारे में कि खुद को रिप्लेस करने के लिए सिर्फ 2 चाइल्ड चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे हम बात करें रिप्लेसमेंट लेवल की, तो रिप्लेसमेंट लेवल क्या कहता है? तो रिप्लेसमेंट लेवल एक्सप्लेन करता है उस मीन वैल्यू के बारे में जो कि खुद को रिप्लेस करने के लिए चाहिए। जैसे मैंने कहा एक मदर और फादर खुद को रिप्लेस करना चाहे तो उन्हें सिर्फ 2 चाइल्ड चाहिए, ठीक है, ताकि उनके जाने के बाद उनकी जगह वो ले, उनके सोर्सेस वो यूज करें, ठीक है। बट हम कंप्लीट डाटा लेके अगर मीन निकाल रहे हैं तो हमें एवरेज वैल्यू मिलती है 2.0, जो ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट वैल्यू होता है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू जो है नियरली 2.0 है, ये मीन वैल्यू है, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो ह्यूमंस हैं वो अपनी प्यूबर्टी एज और रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचते ही नहीं है। रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचने से पहले उनका किसी भी रीजन से डेथ हो जाता है, कोई डिजीज हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी सर्टेन फैक्टर्स हो सकते हैं और वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचे बिना ही उनकी डेथ हो जाती है। तो उस केस में खुद को रिप्लेस करने के लिए अगर हम मीन वैल्यू की बात करें तो रिप्लेसमेंट लेवल जो है, रिप्लेसमेंट वैल्यू जो है इट इज स्लाइटली हायर देन 2.0। तो नॉर्मली होनी कितनी चाहिए 2.0, बट वो स्लाइटली हायर रहता है, बट इट्स स्लाइटली हायर, दैट इज नियरली दैट इज 2.1। तो 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल नॉर्मल होता, ठीक है, जिसमें कुछ फैक्टर्स के दौरान बेबी की डेथ हो जाती है। बट ये रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो 2.1 से भी हाई है। होना कितना चाहिए 2.1, क्योंकि 2.0 हम एग्जैक्ट फिगर नहीं ले सकते,
हमारे पास कुछ और फैक्टर्स हैं, बट इससे भी ज्यादा रिप्लेसमेंट लेवल है, यानी कि ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट जो है, बर्थ रेट जो है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रहा है। तो रिप्लेसमेंट लेवल हमें बता रहा है नंबर ऑफ बेबीज रिक्वायर्ड टू रिप्लेस पेरेंट्स। ठीक है, तो अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में ग्राफ देखोगे, तो उस ग्राफ के केस में हमें जो रिप्रोडक्टिव एज और टीन एज और ओल्ड एज में जो लोग दिखते हैं वो नियरली सेम ग्राफ, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ में दिखते हैं, बिल्कुल इवन दिखेंगे नियरली। जितने लोग चाइल्ड टीन एज में है, जितने लोग रिप्रोडक्टिव एज में है और जितने लोग ओल्ड एज में है, नियरली सेम ग्राफ आएगा। बट डेवलपिंग कंट्रीज में हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज में लोग ज्यादा हैं, ठीक है, उसके बाद जो ओल्ड एज में है लोग बहुत कम हो जाते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिल रहा। तो बच्चे इस केस में हमें जो ध्यान रखना है, अगर हमें पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करनी है, तो हमें ग्राफ में कौन सा साइड और कौन सा फैक्टर देखना होता है, डाटा में कौन सा फैक्टर देखना जरूरी है। तो बच्चे जब भी हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है फीमेल वाला साइड, फीमेल इन रिप्रोडक्टिव एज। तो हम डाटा में सिर्फ अगर डिटरमाइन कर लें कि कितनी फीमेल्स रिप्रोडक्टिव एज में है, तो हम पॉपुलेशन ग्रोथ को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल ही बेबी को कैरी करेगी, बेबी को डेवलप करेगी, और वो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव एज में है वही टेंडेंसी रखती है बेबी को डेवलप करने का। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में वो मेनली कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो फीमेल जो है वो फीमेल इन रिप्रोडक्टिव एज कितनी है, ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि हम एनालाइज कर सके कि बर्थ रेट कितना रहेगा। ठीक है, एक फीमेल जो है वो उसकी टेंडेंसी कितनी है, वो कितने बेबीज प्रोड्यूस कर रही है पर ईयर, वो बर्थ रेट को डिटरमाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर डिक्रीज्ड मॉर्टेलिटी रेट। नेटेलिटी रेट बढ़ गया है, मॉर्टेलिटी रेट हाई हो गया, डिक्रीज हो गया है, यानी कि डेथ रेट जो है वो डिक्रीज होने की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज एनहांस हो गई है। पहले मदर बर्थ के टाइम पे बहुत सारे डेथ केसेस देखने को मिलते थे, बेबी अंडर डेवलप्ड है, मदर जो है वो फिजिकली फिट नहीं थी, और बहुत सारी डिजीजेस जो प्रिवेल कर रही थी उसको लेकर हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई फैसिलिटीज नहीं थी। लेकिन आज मेडिकल फैसिलिटीज एनहांस हो गई हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो फॉल कर गया, और डेथ रेट फॉल करने की वजह से ओल्ड एज में होने वाले लोग हमारे पास ज्यादा हैं। ठीक है, ओल्ड एज में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पॉपुलेशन जो है उसके इंक्रीज में कंट्रीब्यूशन दिया है डिक्रीज रेट में। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी से बढ़ने में, ग्रोथ पे। तो ये है हमारे पास वर्ल्ड पॉपुलेशन और इंडियन पॉपुलेशन का डाटा। ठीक है, 1900 में 2 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन, 2000 में 6 बिलियन और 2011 में 7.2 बिलियन। ठीक है, और देखने में सिर्फ 6 से 7.2 है, बट आगे बिलियन भी है, जो हमें कंसीडर करना है कि कितना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है, कितना पॉपुलेशन ग्रो किया है। इंडिया के केस में 360 मिलियन 1900 2000 में 1 बिलियन के करीब पहुंचने वाला था, लेकिन 2011 में 1.2 क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो उसी वजह से हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, और पॉपुलेशन ग्रोथ के मेथड्स की बात करेंगे फिर यहाँ पे। पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी काम हो रहा है, ऑलरेडी अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो रन हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे सोशल लेवल्स के बारे में बात करते हैं, जबकि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ है। सोशल लेवल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज चाइल्ड सेक्स अब्यूज। चाइल्ड के केस में सेक्सुअल अब्यूज के केसेस बहुत ज्यादा रजिस्टर हुए हैं रिसेंट ईयर्स में, और सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि उस टाइम पे जो बेबी है वो फिजिकली मेंटली डेवलप नहीं होता। रिप्रोडक्टिवली की बात करें तो उसको फिजिकली इमोशनली
डेवलप होना पड़ता है, और वो डेवलपमेंट नहीं होती जिसकी वजह से उन्हें बहुत हार्म होता है। सेक्स अब्यूज के केसेस नॉर्मली रिकॉर्ड हुए हैं और बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हुए हैं, बट चाइल्ड सेक्स अब्यूज के केसेस जो है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए हैं और लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर किया गया है। ठीक है, उसके बाद एक और इविल है जिसके बारे में गवर्नमेंट अभी भी वरिड है और काम कर रही है, दैट इज फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड, दैट इज किलिंग ऑफ फीमेल फीटस। फीमेल फीटस को किल करने का इविल, किलिंग ऑफ फीमेल फीटस। तो बच्चे क्या किया जाता है, मेल बेबी जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है लोगों को, तो उसको डिमांड करते हैं, उसके बदले फीमेल फीटस जो है जो डेवलप कर रहा है मदर वूम में उसे किल कर दिया जाता है, क्योंकि वो मेल फीटस मेल बेबी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उस केस में वो पहले बेबी का जेंडर डिटरमाइन करते हैं और अगर फीमेल है तो उसे किल करवा दिया जाता है। तो बच्चे इस इविल को देखते हुए, इस इलीगल वर्क को देखते हुए मेडिकल काउंसिल और गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज और स्ट्रिक्ट टर्म्स जो है वो फ्रेम किए ताकि ऐसे इविल को रोका जा सके। तो अब क्या किया जाता है, जैसे जेंडर जो है डिटरमाइन करने के लिए सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलप होना जरूरी होता है। सर्टेन टेक्निक्स है जहाँ पे सिर्फ जेंडर डिटरमाइन तब किया जा सकता है जब ऑर्गन्स डेवलप हो, और ऑर्गन्स डेवलप होते हैं नियरली प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद। तो 3 महीने बाद जो है वो गवर्नमेंट ने मेडिकल टर्मिनेशन को यानी कि अबॉर्शन को रोक लगा दी है, मना कर दिया है, इलीगल कर दिया है। अगर 3 महीने बाद अगर कोई अबॉर्शन करवा रहा है, उसके केस में अगर बेबी हेल्दी है, मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा, और फिर भी अगर कोई फीटस को किल करवा रहा है, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है उसमें ये पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट लॉज उस पर एप्लीकेबल होंगे। तो बच्चे 3 महीने के बाद बहुत रेयर केसेस में अगर डॉक्टर परमिशन देता है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लिकेशन है या बेबी को बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है बर्थ के बाद और बर्थ से पहले, तो उसी केस में परमिशन मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर हाँ अनवांटेड बेबी है तो पहले अबॉर्ट करवा दो 3 मंथ से पहले। अगर वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं करवा रहा, हार्ट बीट से पता चल जाता है, तो हार्ट जो है वो फर्स्ट मंथ के दौरान बन चुका होता है, तो आप तब अबॉर्ट करवा सकते हो। डॉक्टर बता देता है कि बेबी जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहा, डेवलप नहीं हो रहा, उसकी हार्ट बीट नहीं है, तो आप किल करवा दो, अबॉर्ट करवा दो। तो इस तरीके से फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स में ही पता चल सकता है कि बेबी एबनॉर्मल है या क्या। लेकिन हमारे पास एक टेक्निक है दैट इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जिसमें किसी भी स्टेज में पता कर सकते हैं, एमनियोटिक सैक बनने के बाद किसी भी स्टेज में पता कर सकते हैं कि बेबी का जेंडर क्या है। इसमें क्या करते हैं हम, एमनियोटिक फ्लूइड से सेल्स को निकाला जाता है। सेल्स आर टेकन फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड, क्योंकि सेल जो है फर्दर जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन से बनेंगे और क्रोमोसोम जो है अरेंजमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। अगर XX है तो XX ही होगा सबके केस में, और XY है तो XY। तो उस केस में एमनियोटिक फ्लूइड में जो सेल्स होंगे वो निकाल के नीडल एस्पिरेशन की हेल्प से वो रिमूव करके उनमें क्रोमोसोमल डिटेक्शन किया जाता है। तो दे आर चेक्ड फॉर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो बच्चे नॉर्मली ये क्रोमोसोमल डिटेक्शन इसीलिए किया जाता था ताकि डिटरमाइन किया जा सके कि बेबी जो डेवलप कर रहा है उसमें कोई क्रोमोसोमल डिजीज तो नहीं है, ऐसी डिजीज तो नहीं है जो कि उसके जीन्स को इफेक्ट कर रही है, ऐसी डिजीज तो नहीं है जो जिसकी वजह से वो आगे एफिशिएंटली सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये सोशली बिल्कुल सेपरेटेड रह जाएगा, कोई भी क्रोमोसोमल डिजीज ना हो, इसीलिए ये एमनियोसेंटेसिस करवाया जाता था। लेकिन इसे यूज किया जा रहा है इलीगली फॉर जेंडर डिटेक्शन। नाउ इट इज इलीगली यूज फॉर जेंडर डिटेक्शन, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस टेक्निक पे बहुत स्ट्रॉन्ग चेक लगाया
इस टेक्निक को नॉर्मली यूज नहीं किया जाए इलीगल पर्पस के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉज और बहुत स्ट्रिक्ट चेक्स रखे हैं। अब कोई भी डॉक्टर जो है अगर जेंडर बताता है बेबी का, क्योंकि बहुत सिंपल होता है बहुत सारी टेक्निक से, इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड इज स्टिल एफिशिएंट, जिससे कि गोनाडियल डेवलपमेंट जो है वो डिटेक्ट की जा सकती है। बट अगर कोई भी डॉक्टर ऐसा कुछ बताता है तो उस पर लीगल इंक्वायरी हो सकती है। ठीक है, तो फीमेल फिटिसाइड के केस में एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन की।